डियर फ्रेंड्स, नो द लॉ चैनल में मैं रामफल मोर एडवोकेट आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम सीपीसी के सेक्शन 26 को पढ़ेंगे, जो देखने में तो 2 पंक्ति का है, लेकिन उसकी सारी बात को समझने के लिए बहुत विस्तार से पढ़ना होगा और उसके साथ कई सेक्शंस और ऑर्डर्स को पढ़ना अनिवार्य है। जब कोई भी मुकदमा दायर होता है तो उसमें 2 पक्ष होते हैं और उनके बीच किसी अधिकार, हित या स्वामित्व का प्रश्न होता है, अर्थात राइट, इंटरेस्ट और टाइटल का डिसाइड करना होता है। उसके ऊपर विवाद होता है और इस हालात में न्यायालय का भी यह फर्ज बनता है कि दोनों पक्षों को न्याय दे। इसलिए वाद दायरी के वक्त ये देखना ज़रूरी होता है कि नेसेसरी और प्रॉपर पार्टीज को पक्ष बनाया है या नहीं बनाया गया है। यह भी देखना ज़रूरी होता है कि किसी पक्ष को अनावश्यक पार्टी तो नहीं बनाया है कि महज तंग करने के लिए। इस सारे के लिए सेक्शन 26 के साथ ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 और ऑर्डर 4 को पढ़ना अनिवार्य है। अब आप इस सारे को देखेंगे कि ऑर्डर 1 क्या कहता है कि पार्टी टू द सूट कौन कौन सी होंगी। ऑर्डर 2 क्या कहता है कि फ्रेम ऑफ द सूट को कैसे फ्रेम किया जाएगा। ऑर्डर 3 कहता है रिकॉग्नाइज्ड एजेंट कौन होंगे, प्लीडर्स कौन होंगे। और ऑर्डर 4 कहता है इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। अब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट सेक्शन 26 जो है वो भी वाद दायर करने की बात कहता है। तो इसमें सेक्शन 26 को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये क्या कहता है कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ एपेलेंट। एक मुकदमे को प्रेजेंट करना वो वाद दायरी होगा। अब इसमें क्या कहा कि एवरी प्लेंट के अंदर जो फैक्ट्स हैं वो जो है दोज फैक्ट्स शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। एफिडेविट से दावे के अंदर दिए गए तथ्यों की पुष्टि करनी होगी। अब इसके साथ हम ऑर्डर 4 को पढ़ेंगे। ऑर्डर 4 को इसलिए पढ़ेंगे कि ऑर्डर 4 क्या कहता है कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रैक्टिसिंग एवरी सूट शैल बी प्रेजेंटेड बाय इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग ए प्लेंट in duplicate in court and such officer as its behalf। यानी मुकदमा डुप्लीकेट 2 प्रतियां न्यायालय में पेश की जाएंगी या उस ऑफिसर को पेश की जाएंगी जो इस बिहाफ पर अधिकृत है। मुकदमा की 2 प्रतियां दायर किया जाएगा। यदि 2 प्रतियां नहीं दी गई तो मुकदमा दायर किया हुआ नहीं माना जाएगा। अब हम ऑर्डर 6 क्या है? प्लीडिंग। ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 यानी प्लेंट में दिए गए नियमों के अनुरूप ही होगा, अर्थात उन नियमों की पालना में ही मुकदमा दायर होगा। मुकदमा जब तक दायर नहीं समझा जाएगा जब तक वह उस नियम 1 और 2 की शर्त पूरी नहीं करता। 1 और 2 क्या है? 1 और 2 यही है कि मतलब मुकदमा में ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 की सारी शर्तें पूरी होंगी और उन नियमों का पालन होगा। अब वाद की अनिवार्यता के ऊपर हम बात करते हैं कि वाद की अनिवार्यता क्या होगी और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। तो इसमें 4 बातों का होना ज़रूरी है। पहला है कि इसमें विरोधी पक्ष होगा। दूसरा, इसमें क्या है कि सब्जेक्ट मैटर यानी विवाद की वस्तु क्या है ये होगा। तीसरा जो है वाद कारण का जो फैक्शन होगा और चौथा अनुतोष होगा। तो जब वादी मुकदमा करता है तो इन 4 तथ्यों को देखना जरूरी है और ये 4 उसमें लेने जरूरी हैं और इन सारे तथ्यों को एफिडेविट के द्वारा साबित किया जाना जरूरी है। सेक्शन 26(2) में कहा गया है फैक्ट्स शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। अब आते हैं कि पक्षकार जो है कौन होंगे, वादी और प्रतिवादी। वादी कौन है? जो मुकदमा करता है, जो अनुतोष मांगता है, और प्रतिवादी जो जिसके ऊपर मुकदमा किया गया है, जो डिफेंस देता है। पक्षकार की प्रकार क्या होंगी?
एक जो है नेसेसरी पार्टी और दूसरा है प्रॉपर पार्टी। नेसेसरी पार्टी वो है जिसके बिना मुकदमे का निपटान नहीं हो सकता। प्रॉपर पार्टी कई बार वो होती है कि जिसका हाजिर होना अनिवार्य नहीं होता, लेकिन पार्टी बनाना ज़रूरी हो जाता है, तो उसके बिना भी मुकदमे का डिस्पोज ऑफ हो सकता है। तो नेसेसरी पार्टी के ऊपर मैं आपको एक अथॉरिटी बताना चाहूँगा। AIR 2008 सुप्रीम कोर्ट 2432 सुरेश वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड। अब ऑर्डर 1 रूल 1 CPC के ऊपर आते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि सेक्शन 26 को पढ़ने के लिए हमने ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 और ऑर्डर 4 को साथ में पढ़ना पड़ेगा। मैंने ऑर्डर 4 आपको बताया कि क्या है। अब हम ऑर्डर 1 और को देखते हैं, जिसमें 13 नियम दिए गए हैं। तो ऑर्डर 1 रूल 1 क्या कहता है कि सारे वो आदमी जो किसी कार्य या ट्रांजैक्शन या उस कार्य या श्रृंखला से पैदा होने वाले रिलीफ अनुतोष को पाने का हक रखते हैं, वे सब संयुक्त वाद कर सकते हैं। ऑल पर्सन्स में बी ज्वाइंड एज प्लेंटिफ इन ए सूट वेयर एनी राइट ऑफ रिलीफ अराइजेज आउट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन और सीरीज ऑफ एक्ट्स। अब इस सारे के ऊपर जो है मैं आपको एक अथॉरिटी बताना चाहूँगा। अथॉरिटी है AIR 2007 NOC 72 पटना, और केस का नाम है अंजनी कुमार सिंह वर्सेज अवधेश सिंह। अब जैसे आप देखेंगे कि प्रोमिसरी नोट है, उसके धारक की मौत हो जाती है तो सब उसके उत्तराधिकारी इकट्ठा मुकदमा कर सकते हैं, और इसके ऊपर कानून है AIR 1961 MP 314 श्री कृष्ण वर्सेस देवकी नंदन। अब ऑर्डर 1 रूल 2 क्या कहता है? ऑर्डर 1 रूल 2 कहता है कि यदि न्यायालय को यह लगता है कि वादियों को इकट्ठा करने से ट्रायल या प्रोसीडिंग में उलझन या देरी होगी, तो कोर्ट वादियों का चुनाव या अलग अलग मुकदमे का आदेश दे सकता है। अब ये प्रेमलता टाटा वर्सेज प्रसाद का केस है। 7 सिविल कोर्ट केसेस के कौन प्रतिवादी हो सकते हैं? जहां कॉमन लॉ या फैक्ट्स हो, वहां प्रतिवादीगण को इकट्ठा उस अधिकार के विरुद्ध जो एक कार्य या ट्रांजैक्शन या सीरीज ऑफ एक्ट से उत्पन्न होता है, उनमें इकट्ठा अलग या सेवरली ट्राई किया जा सकता है। अब सेवरली के माने है वंस ओन राइट विदाउट ए जॉइंट इंटरेस्ट, यानी अलग अलग। अब इसके ऊपर एक अथॉरिटी मैं आपको बताना चाहूँगा। 1999 में 3 सिविल कोर्ट केसेस, 175 सुप्रीम कोर्ट, सावित्री देवी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट जज गोरखपुर। अब इस अथॉरिटी के अंदर क्या कहा गया है कि इम्प्लीडिंग ऑफ ए जज एज पार्टी नॉट परमिशिबल। जैसे एक जज ने, सब जज ने फैसला कर दिया, यानी ACJ ने या सिविल जज ने फैसला कर दिया, और उसकी अपील जब डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ की जाती है, तो सब उस लोअर कोर्ट को या कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस को पार्टी बनाना परमिशिबल नहीं है, उसे पार्टी नहीं बनाया जाए। तो इसके बाद जो है एक नया नियम जोड़ा गया है, ऑर्डर 1 रूल 3A, जहाँ न्यायालय को ये लगे कि प्रतिवादी के जोड़े रहने से या जोड़ने से उलझन या देरी हो सकती है, तो न्यायालय न्याय हित में सेपरेट ट्रायल का ऑर्डर कर सकती है। अब ऑर्डर 1 रूल 4 क्या कहता है? जहां न्यायालय को ये लगे कि एक या एक से अधिक वादियों के पक्ष में जो हकदार पाए जाएं, निर्णय दे सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर प्रतिवादी का हर रिलीफ में इंटरेस्ट हो, ये ऑर्डर 1 रूल 5 कहता है। अब ऑर्डर 1 रूल 6 क्या कहता है कि ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज लायबल आर से कॉन्ट्रैक्ट। अपमान लेख छप गया, संपादक, स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक सबको शामिल किया जा सकता है, चाहे वो इकट्ठे या पृथक पृथक उत्तरदायी हों। अब स्त्री धन है जैसे, उसको लेने के लिए हस्बैंड और सास ससुर को इकट्ठा ट्राई किया जा सकता है। इसके ऊपर है AIR 2012 MP 142 ओम प्रकाश तिवारी वर्सेज श्रीमती नीतू तिवारी। अब ऑर्डर 1 रूल 7 क्या कहता है
कि व्हेन प्लेंटिफ इज इन डाउट फ्रॉम whom is to be sought, he may join 2 or more persons. ऑर्डर 1 रूल 8 क्या कहता है कि ऑर्डर 1 रूल 8 और 8A और 12 ये आप जो है ऑर्डर 1 जो है इसमें 8A और 12 अपवाद हैं। इसको देखेंगे कि रीड सेक्शन। अब मैं यहाँ पर ऑर्डर 1 रूल 8 को पढ़ना चाहूँगा। ऑर्डर 1 रूल 8 क्या कहता है उसे देखेंगे कि ऑर्डर 1 रूल 8 के अंदर बहुत क्लियर सी बात कही गई है कि और 8 को आप देखें कि 1 पर्सन में शू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन सेम इंटरेस्ट वेयर देयर आर न्यूमरस पर्सनस हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन वन सूट। जहाँ बहुत आदमी हो और सबका हित एक हो तो वहाँ 1 और मोर पर्सन जो है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट दावा दायर कर सकता है। और इसी प्रकार से प्रतिवादी जहाँ अनेक हों तो वहाँ 1 और मोर पर्सन के का जो है उनके हित को देख सकते हैं और उन सब के बिहाफ पर 1 या 2 आदमी पेश हो सकते हैं। द कोर्ट में डायरेक्ट दैट 1 और मोर ऑफ सच पर्सन में सू और बी सूड और मे डिफेंड सच सूट ऑन बिहाफ और फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल पर्सन सो इंटरेस्टेड। तो ये सब सेक्शन 2(8) का बी में कहा गया है। अब 2 क्या कहता है कि कोर्ट शैल इन एवरी केस वेयर ए परमिशन और डायरेक्शन इज गिवन अंडर सब सेक्शन 1 एट द प्लेंटिफ्स एक्सपेंसेज गिव नोटिस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट टू ऑल पर्सन सो इंटरेस्टेड आइदर बाय पर्सनल सर्विस और वेयर बाय रीजन ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और एनी अदर कॉज such service is not reasonably practicable by public advertisement as court in such case may direct। यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जहाँ मुकदमे में हित रखने वाले बहुत आदमी हैं वहाँ न्यायालय की अनुमति से परमिशन से 1 या 2 से अधिक व्यक्ति मुकदमा कर सकते हैं और उनके विरुद्ध मुकदमा लाया भी जा सकता है या वे उस मुकदमा को डिफेंड कर सकते हैं। कोर्ट यह आदेश दे सकती है कि 1 या 1 से अधिक व्यक्ति जिनका समान इंटरेस्ट है मुकदमा कर सकते हैं और मुकदमा को डिफेंड भी कर सकते हैं। दूसरे में क्या कहा गया है कि जहाँ कोई परमिशन दी गई है तो वहाँ इंटरेस्टेड पर्सन को या के ऊपर पर्सनल सर्विस कराकर या ये लगे कि व्यक्तिगत सर्विस संभव नहीं है तो कोर्ट पब्लिक एडवर्टाइजमेंट का ऑर्डर दे सकती है और सब वादियों के खर्चे पर होगा। ये सब कुछ वादी के खर्चे पर होगा। अब सब सेक्शन 3 क्या कहता है कि कोई भी आदमी जिसकी ओर से या जिसके फ़ायदे के लिए मुकदमा किया गया है या वाद की प्रतिरक्षा यानी डिफेंस करने वालों में कोई भी व्यक्ति पक्षकार बनने के लिए दरख्वास्त दे सकता है। मान लिया कि 5 आदमियों को वो बनाया और 5 का कहा कि ऑन बिहाफ ऑफ द अदर प्रोप्राइटर्स, तो वो अदर प्रोप्राइटर्स में से भी कोई भी आदमी आगे आकर के कह सकता है कि मैं मुकदमे को लड़ना चाहता हूँ। ऐसे मुकदमे में ऑर्डर 23 रूल 1 उप नियम 1 के अधीन दावा का कोई भी भाग छोड़ा नहीं जाएगा और ना ही रूल 1 सब रूल 3 के तहत मुकदमा विड्रा किया जाएगा। जैसे एक बार मुकदमा कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और इट हैज़ बीन शूड अगेंस्ट सेवरल डिफेंडेंट्स, तो ये नहीं है कि उस मुकदमा को किसी एग्रीमेंट या कंप्रोमाइज़ के तहत वैसे ही उठा लिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जब तक कोर्ट वादी के खर्चे पर सभी उन इंटरेस्टेड पर्सन्स को नोटिस ना दे, यानी दोबारा से पब्लिक एडवर्टाइजमेंट करवाई जाएगी। जहां वादी और प्रतिवादी सम्यक तत्परता यानी ड्यू डिलिजेंस से कार्रवाई नहीं करते तो कोर्ट किसी भी वैसे ही हित को रखने वाले आदमी को उनके स्थान पर नियुक्त कर सकती है। और सब सेक्शन 6 क्या कहता है कि यह डिग्री उन सब पर वैसे ही लागू होगी जिनके बिहाफ पर या जिनके विरुद्ध मुकदमा हुआ है, सब के ऊपर वैसे ही लागू होगी जैसे एक आदमी के ऊपर होती है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है दी गई है, एक्सप्लेनेशन को मैं पढ़ना चाहूँगा कि फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर द पर्सन्स हु सू और आर सूड or defended have the same interest in one suit, it is not necessary to establish that
such persons have the same cause of action as the persons on whose behalf or for whose benefit they should or defend the suit as the case may be। अब रिप्रेजेंटेटिव सूट जो है, इसके ऊपर मैं आपको एक अथॉरिटी बताना चाहूँगा। 2013 2 लॉ हेराल्ड पंजाब एंड हरियाणा 1608। इस केस का नाम है सनातन धर्म एजुकेशन सोसाइटी रजिस्टर्ड पानीपत वर्सेस अनिल गोयल। इसके अंदर क्या हुआ कि इवन द नेसेसरी परमिशन इफ सफर्स फ्रॉम एनी डिफेक्ट कुड नॉट बी थ्रोन अवे फॉर दैट वेरी डिफेक्ट इवन द लॉ डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी परमिशन इन द स्पेसिफिक वर्ड्स। तो ये अथॉरिटी जो है इम्पोर्टेंट अथॉरिटी है और इसके ऊपर कई बिंदु डिसाइड किए गए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि इस अथॉरिटी को पढ़ने की कोशिश करें। इस नियम के तहत 4 शर्तें पूरी होनी अनिवार्य हैं। पहला, पक्षकारों की संख्या बहुत अधिक हो। दूसरा, सबका वाद में एक हित हो। तीसरा जो है न्यायालय की अनुमति ली गई हो। और चौथा जो है उन पक्षकारों को जिनका प्रतिनिधित्व किया जाना है उन सबको सूचना दी गई हो। AIR 1940 मद्रास 789 गोविंद विष्णु वर्सेस नथुलाल का केस इसके ऊपर इम्पोर्टेंट है। यदि समिति द्वारा वाद दायर किया जाता है तो समिति ने अपने सचिव को वैधानिक रूप से अधिकृत किया हो तो ही मुकदमा दायर हो सकता है, या डिफेंड करने के लिए भी अधिकृत किया गया हो। AIR 1991 कलकत्ता पेज 1, मतलब पारुल दास वर्सेस अनंत दास का केस जो है इसके ऊपर बिफिटिंग केस है। जो आदमी मुकदमा में उसे अपोज करने की नीयत से पेश हो जाए वो नहीं कह सकते कि मैंडेटरी प्रोविज़न की पालना नहीं की गई है। 2013 2 लॉ हेराल्ड पंजाब एंड हरियाणा 1608 सनातन धर्म एजुकेशन सोसाइटी रजिस्टर्ड पानीपत वर्सेस अनिल गोयल का केस जो है मैंने आपको पहले बताया है। इस केस को ज़रूर पढ़ना। अब जो है मैं आपको कहूँगा कि ऑर्डर 1 रूल 8A, जब न्यायालय को ये लगे कि किसी आदमी को या बॉडी ऑफ पर्सन्स को मुकदमा में डायरेक्टली या सब्सटेंशियली जो बात विचारणीय है उसमें उनका पब्लिक इंटरेस्ट है या लॉ के बिंदु पर इंटरेस्ट है, अपनी इस राय इस बिंदु पर प्रस्तुत करने की अनुमति न्यायालय दे सकता है। अब ऑर्डर 1 रूल 9 की बात मैं आपको कहूँगा कि मिस ज्वाइंडर कुसंयोजन, नॉन ज्वाइंडर असंयोजन। तो ये क्या कहता है कि जहाँ मिस ज्वाइंडर है वो बात तो मुकदमे को हानि नहीं पहुँचाएगी, लेकिन नॉन ज्वाइंडर जो है एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसके अंदर बहुत क्लियर कहा गया है कि नॉन ज्वाइंडर के ऊपर मुकदमा खारिज होगा। तो इसके ऊपर मैं आपको अथॉरिटी बताता हूँ। चंद्रनाथन वर्सेस ऑस्थोर रानी का केस था। AIR 2002 मद्रास 60। यदि सरकार के विरुद्ध अनुतोष नहीं मांगा तो सरकार जरूरी नहीं कि वो पक्ष बनाई जाए। AIR 2014 सुप्रीम कोर्ट 404 देवेंद्र पटेल वर्सेस रामपाल सिंह कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन जो था उसका नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया था। तो न्यायालय ने ये कहा कि वो ज़रूरी पक्ष नहीं रहा क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं रहा मुकदमे उसमें इलेक्शन में। तो आज हम इतना ही देखेंगे। कल ऑर्डर 1 रूल 10 से लेकर के ऑर्डर 1 रूल 13 और ऑर्डर 2 फ्रेम ऑफ सूट और ऑर्डर 3 रिकॉग्नाइज्ड एजेंट प्लीडर अलॉन्ग विद ऑर्डर 4, वैसे तो ऑर्डर 4 को आज हमने पढ़ लिया है, के साथ पढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।